समझते हैं अब अप्रूप को। अप्रूप क्या होता है? तो अप्रूप जो है, जैसे कार्बन एक पदार्थ है, एक तत्व है, और कार्बन के अलग अलग रूप होते हैं। कार्बन के अलग अलग रूप होते हैं, उसी रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरूप बोलते हैं। तो कार्बन का अलग अलग जो रूप हुआ उसी को बोलेंगे अपरूप। जैसे हीरा, हीरा कार्बन का ही एक रूप है। हीरा जो है वो कार्बन का ही रूप है, लेकिन उसका क्या है, बनावट जो है अलग प्रकार का है। ग्रेफाइट भी कार्बन ही है, लेकिन इसका अलग रूप है ना? है ग्रेफाइट कार्बन ही, लेकिन रूप इसका क्या है, अलग है। तो कार्बन जो है, हीरा में भी कार्बन पाया जाता है, और ग्रेफाइट में भी क्या पाया जाता है, कार्बन ही पाया जाता है, लेकिन इसका जुड़ाव चूंकि अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग स्थान पर, इसलिए आकृति इसका बदल जाता है, इसका गुण क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये है अप्रूप। अब हम समझते हैं इस चैप्टर में आयनिक यौगिक के विषय में, जिससे एग्जाम में प्रश्न आता है कि आयनिक यौगिक के गुणधर्म बताएं। तो आयनिक यौगिक है क्या? तो सबसे पहले समझ लेना है कि आयनिक यौगिक बनता कैसे है। तो जितने भी धातु हैं वे अपने से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर देते हैं। मतलब धातु जो है उनसे इलेक्ट्रॉन निकल के किसके पास चला जाता है, अधातु के पास चला जाता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो नया पदार्थ बनता है, नया यौगिक बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। तो ये यौगिक बना कैसे? तो धातु से इलेक्ट्रॉन निकल के किसके में चला जाता है, अधातु में। क्यों चला जाता है इसके विषय में समझेंगे। जैसे इसका उदाहरण है NaCl। NaCl आप जानते होंगे कि Na के पास यानी सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होता है कुल मिला के, और क्लोरीन के पास कितना होता है, तो 17 होता है। यहां इस चीज को समझते हैं, जैसे कोई भी चीज चाहता है ना कि अस्थायित्व बना रहे, माने फिक्स बना रहे, अस्थायित्व बना रहे, स्टेबल बना रहे। तो स्टेबल कब होता है कोई भी धातु या कोई भी अधातु, कोई भी तत्व स्टेबल कब होता है, जब उसके पास पूरा पूरी हो, घर में उसका पूरा पूरी हो। तो आप जान रहे हैं कि मान लो इसके पास, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पूरा घर में ही फिक्स रहे, जितना भी संपत्ति रहे, मान लो कि उसके घर के अंदर ही रहे, तो आदमी चैन से रह सकता है। इधर उधर रहेगा बिखरा हुआ तो टेंशन लगा रहेगा कि पता नहीं उसका धन का क्या होगा। उसी प्रकार से यहां है कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पहला घर बनाया है जिसमें अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2। तो और दूसरा घर जो है इसका, उसमें अधिकतम 8 ही रह सकता है। ये बात आपको जानना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8 रह सकता है। तो 8 हो गया, तो 2 8 10 हो गया, है ना। अब तीसरा घर है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तीसरा घर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1। लेकिन अंतिम घर में अगर पूरा पूरी सब है, तभी वो अपने आप को स्थिर अस्थाई महसूस करता है। तो क्या इसके पास 1 है, क्योंकि ये अस्थाई महसूस करेगा नहीं। अस्थाई महसूस कब करेगा, जब अंतिम घर में 8 हो। तो ये क्या करेगा, या तो 7 किसी से ले ले या 1 दे दे। तो सुविधा इसको होगा कि 1 किसी को दे दे, चलो दूसरा कोई देखरेख कर देगा। तो ये क्या करता है कि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 17। तो पहला घर में 2, दूसरा घर में हो गया 8। तो 2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया। 2 और 8 10 हो गया, तो बचा कितना, 7। तो अंतिम घर में कितना होगा, 7 होगा। अंतिम घर में 7 होगा। तो 7 अगर अंतिम घर में है, तो ये भी अपने आप को स्थायी महसूस नहीं कर रहा है। कब स्थायी महसूस करता है कोई भी तत्व, जब उसके अंतिम घर में कितना होना चाहिए, 8। तो इसमें जो एक एक्स्ट्रा है वो इसको दे देता है। तो बताओ इसके पास अंतिम घर में कितना हो जाता है, 8 हो गया। मतलब ये स्थायी हो गया। तो यहां से अंतिम घर में खत्म हो गया, और कहां चला गया, इलेक्ट्रॉन जो है किसके पास चला गया, क्लोरीन के पास। तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया किसके पास, क्लोरीन के पास। तो सोडियम दे दिया किसको, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या बन गया, NaCl। और ये दोनों का बीच जो आबंध होता है ना, जुड़ाव जो होता है ना, बहुत मजबूत होता है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के किसके पास चला गया, क्लोरीन के पास चला गया। तो यही बात तो है कि धातु, सोडियम जो है धातु है, और क्लोरीन क्या है, अधातु। तो धातु से धातु में इलेक्ट्रॉन जो स्थानांतरण होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इस तरह से बने यौगिक को हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। अब देखो इसके पास 8 हो गया अंतिम घर में, तो ये पूरा पूरी क्या हो गया, अस्थायित्व हो गया। इसी प्रकार से MgCl है, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होता है, तो अंतिम घर में 2 हो जाता है। अब देखो स्थायित्व होने के लिए 8
की जरूरत है, तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को। क्लोरीन में तो अंतिम घर में 7 होता है, तो एक तो ले लेगा ये, तो 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगा, 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अंतिम घर में भी 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ये ले लेगा और एक ये वाला ये ले लेगा, तो 2 क्लोरीन। इसलिए फॉर्मूला होता है MgCl2, MgCl2, माने 2 क्लोरीन चाहिए। एक ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लेगा, तो MgCl2। तो ये क्या है, किस प्रकार का यौगिक है, तो आयनिक यौगिक है। ये किस प्रकार का यौगिक है, आयनिक यौगिक है। ये किस प्रकार का है, आयनिक यौगिक। क्यों, क्योंकि धातु अधातु को इलेक्ट्रॉन देके यौगिक का निर्माण कर रहा है, तो इस प्रकार के यौगिक को बोला जाता है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक ध्यान में रहेगा। उसके बाद गुणधर्म, चूंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, मतलब ये कैसे हो रहा है, तो इसमें विद्युत करंट दिया जाता है, तब इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाता है। तो क्या होता है, इसका आयनिक गुणधर्म के विषय में देखते हैं, तो जितने भी, चाहे NaCl की बात करें, चाहे मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें, चाहे सोडियम क्लोराइड की बात करें, सब ठोस एवं कठोर होते हैं, क्योंकि इनके आयनों के बीच विपरीत, मतलब उल्टा, एक प्लस होता है तो एक माइनस होता है। ये प्लस है, दे रहा है इलेक्ट्रॉन ना, दे रहा है। धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो प्लस हो जाता है, और कोई लेता है तो माइनस। तो ये विपरीत दोनों के बीच बल है, और विपरीत बल हमेशा आकर्षण का कारण बनता है ना। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इनके बीच विपरीत प्रबल विद्युत आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये कठोरता के साथ जुड़ा रहता है, एक दूसरे को मतलब बहुत ज्यादा मजबूती के साथ पकड़े रहता है। यानी सोडियम और क्लोरीन के बीच बहुत ज्यादा घनिष्ठता के साथ जुड़ा होता है, इसको तोड़ना आसान काम नहीं होता है। तो यही है प्रबल मतलब पूरा बल के साथ विद्युत आकर्षण बल, दोनों के बीच पूरा आकर्षण बल होता है। काहे, इसको दे रहा है और तुरंत पकड़ ले रहा है, बढ़िया एकदम, आइए ना, मिला रहा है हाथ एकदम पूरी तरह से, ठीक है। तो ये बात समझ लेना है कि ये ठोस होता है और इनके बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है, पहला गुण। दूसरा है, अब दोनों घनिष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका गलनांक एवं क्वथनांक भी बहुत ज्यादा होता है। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इसको गला जल्दी नहीं सकते हैं, और क्वथनांक मतलब इसको उबाल भी जल्दी नहीं सकते हैं। नमक वगैरह जो हो गया, MgCl वगैरह, तो इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसके बीच वैद्युत बल होता है, वैद्युत आकर्षण बल होता है, मजबूत होता है, मजबूत वैद्युत आकर्षण बल होता है। इसलिए तीसरा गुण में लिखेंगे कि ये जल में घुलनशील तो होता है। कौन से यौगिक, तो आयनिक यौगिक। जैसे नमक की बात करो, NaCl, मतलब नमक हो गया ना, नमक जल में घुलता है कि नहीं, तो घुल जाता है। लेकिन वही केरोसिन और पेट्रोल तेल में, मतलब पेट्रोल में घुलाएंगे तो घुलेगा नहीं, घुलेगा। तो तीसरा गुण याद रखिएगा कि जल में तो घुलता है ना आयनिक यौगिक, मतलब नमक वगैरह, लेकिन केरोसिन तेल में या पेट्रोल में नहीं घुलता है। और चौथा, ये अगर ठोस अवस्था में मान लो नमक है, उसमें करंट डाल देंगे तो करंट आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन वही नमक में पानी डाल के तब करंट देंगे तो गलित अवस्था में क्या हो जाएगा, विद्युत का चालन हो जाएगा। तो 4 गुण आप, पहला गुण बता देंगे, ठोस एवं कठोर होता है, इनके बीच विपरीत वैद्युत आकर्षण बल होता है, इसलिए कठोर होता है ना। विद्युत आकर्षण बल क्यों, क्योंकि इससे प्लस मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के किस में चला गया, है ना, क्लोरीन में चला गया। तो करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही तो जाता है, जो हम तार में करंट जो गुजरता है उसमें क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन ही जाता है। तो विद्युत में इलेक्ट्रॉन का ही प्रवाहित होता है, तो इससे निकल के इसमें चला गया, इसलिए विद्युत आकर्षण बल। दूसरा है इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत मजबूती के साथ जुड़ा होता है। कोई चीज बहुत मजबूती के साथ जुड़ा हो और उसको तोड़ना हो तो बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा ना, तो ठीक है, यहां भी वही चीज है। तीसरा है, ये जल में घुलनशील तो जरूर है, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में घुलनशील नहीं होता है। कौन, आयनिक यौगिक। एग्जाम में आता है, याद रखेंगे इसके गुण को लिखने। और ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता, जबकि द्रव अवस्था में करता है। तो ये 4 पॉइंट आसान तरीके से याद रखना है। ये ठोस होता है क्योंकि इसके बीच मजबूत वैद्युत बल होता है, ये बात लिख देंगे। गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, और अगला बात लिखेंगे जल में घुलनशील होता है, परंतु केरोसिन पेट्रोल में घुलनशील नहीं होता है। और चौथा लिखेंगे ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता, लेकिन द्रव गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है। आयनिक यौगिक क्या है, तो धातु अधातु, धातु अपने से इलेक्ट्रॉन त्याग कर अधातु को देता है, इस प्रकार से बना यौगिक क्या कहलाता है, आयनिक यौगिक कहलाता है। चलिए समझते हैं सक्रियता श्रेणी।
तो सक्रियता श्रेणी क्या है? तो धातुओं को अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में सजाने की श्रेणी है, एक सूची है। कैसा सूची है? तो धातुओं को अभिक्रियाशीलता के आधार पर, मतलब कोई धातु ज्यादा अभिक्रियाशील है, कोई कम है। तो सबसे ज्यादा कौन है? तो सोडियम है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, इस तरह से लास्ट में कौन है? सोना। तो ये सूची है। और किस आधार पर? तो अभिक्रियाशीलता को घटते क्रम में सजाने का एक श्रेणी है, इसे ही हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। जैसे अगर कहा जाए कि तेज स्टूडेंट से कमजोर स्टूडेंट की सूची बनाइए, तो जो सबसे तेज है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जो उससे कम है, उसके बाद उससे कम है। तो इसी प्रकार का अभिक्रियाशीलता, मतलब कोई किसी के साथ कितना जल्दी जुड़ सकता है। तो सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशील धातु जो है वो पोटेशियम, किसी के साथ तुरंत अभिक्रिया कर जाता है। कौन? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। तो इसे याद भी रखना पड़ता है कि कौन सबसे ज्यादा है, कौन सबसे कम है। तो इसे याद करने के लिए लोग तरह तरह से ट्रिक बनाते हैं। मैं भी आप लोगों के लिए एक ट्रिक बना दिया हूं, और वो ट्रिक है, सुनेंगे। कनवा के कनवाली मंगेलू, कनवा के कनवाली मंगेलू, आल जनुआ फैशन में पगलायल बिया हो। कनवा के कनवाली मंगेलू, आल जनुआ फैशन में पगलायल बिया हो, कुर्ती है जी एगो ओकर। कनवा के कनवाली मंगेलू, आल जनुआ फैशन में पगलायल बिया हो, कुर्ती है जी एगो ओकर। तो ये ट्रिक बना दिया, और इसे आप याद कर लेंगे तो सब याद हो जाएगा। इस ट्रिक को बेहतरीन तरीके से ध्यान रखेंगे। नवा के कनवाली मंगेलू, अल जनुआ फैशन पगलायल बिया हो, कुर्ती है जी एगो और कर लीजिए यावकर। तो ये ट्रिक काम देगा। कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है पहचानने में, और जब अभिक्रिया होता है तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को अलग कर देता है। ये भी आगे के समीकरण में हम देख सकते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम है, जबकि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सोना और प्लेटिनम है।